अब ये चुने कैसे जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट नियम रहता है, बड़ा सरल है। जिसे सबसे ज़्यादा मत मिले वह विजयी, किसी भी तरह का उसमें गुणा भाग नहीं है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में थोड़ा सा क्लिष्टता है। कुल 250 सदस्यों में से 238 का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में प्रत्यक्ष होता है, जनता स्वयं चुनती है। यहाँ अप्रत्यक्ष, क्योंकि इनका चुनाव राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, मनोनीत नहीं। राज्यों में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, विधानसभाओं में भी, उनको मतदान का अधिकार नहीं है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के मामले में। तो अप्रत्यक्ष तरीके से एकल संक्रमणीय मत द्वारा, जिसका जिक्र मैं पूर्व में विस्तार से कर चुका हूं, उस तरीके से इनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चयन होता है। अर्थात 3 बिंदुओं को याद रखना है: अप्रत्यक्ष चुनाव, एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 3 बातें राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए लागू होती हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर क्षेत्रीय परिषद चुनाव करते हैं। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाए होते हैं, इन क्षेत्रों में नाम कमाए हुए लोग। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के बारे में, उनके चयन प्रक्रिया के बारे में पूर्व में विस्तार से आपको बता दिया गया है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली और आनुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, इसकी पेचीदगी को बता दिया गया है और इसके बारे में मैथमेटिकली भी आपको विस्तार से समझाया गया है। इसलिए यहाँ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इनके कार्यकाल की यदि बात करें तो स्थिति थोड़ी अलग है। कार्यकाल के मामले में भी राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों की तुलना में अलग तरीके का इनका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 83(1) उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा क्या होती है? भंग होती है, और जब भंग होती है तो पूरी लोकसभा भंग होती है और फिर से नया चुनाव होता है सभी सीटों के लिए। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा स्थायी है। स्थायी के मायने क्या हुए? स्थायी के ये मायने नहीं है कि एक बार चुने गए सदस्य स्थायी रूप से राज्यसभा के सदस्य बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। स्थायी के मायने हैं कि उनके जो सदस्य हैं, कुछ न कुछ सदस्य राज्यसभा के सदस्य हमेशा बने रहते हैं, एक के बाद एक। दूसरे शब्दों में यदि और स्पष्ट करें तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो 1/3 रिटायर होते हैं हर 2 वर्ष में। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो यदि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हुए तो उसके बाद नए सदस्य आए, 1/3 नए सदस्य आए उनकी जगह, बचे 2/3 सदस्यों में से अगले 2 वर्ष बाद फिर 1/3 रिटायर होंगे और उस नए 1/3 के लिए फिर 1/3 नए सदस्य चुने जाएंगे। तीसरा जो 1/3 बचा, अंतिम 1/3, उसका काल कब आएगा? 6 वर्ष बाद, पहले वर्ष से। ये अंतिम 1/3 इस समय रिटायर होंगे और जब ये रिटायर होंगे इनके बदले फिर 1/3 आएंगे। उदाहरण के लिए यदि हम देखें 1900 या 2010 में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं
इनका काल कब पूरा होगा? 6 वर्ष का काल होता है, क्योंकि 1/3 1/3 1/3 तो और 2-2 वर्ष का गैप, तो एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। तो 2010 में जो 1/3 लोग निर्वाचित हुए, इनका रिटायरमेंट होगा 2016 में। उसके बाद दूसरे 1/3 2012 में रिटायर होंगे, उनके रिटायरमेंट का कार्यकाल होगा 2018। 1/3 लोगों के रिटायरमेंट का कार्यकाल 2018। तीसरा और अंतिम जो 1/3 है, उनको कब चुना गया? 2014 में, तो इनके रिटायरमेंट का काल होगा 2020। ठीक, इस प्रकार अब आप देखते हैं कि 2014 में चुना गया सदस्य अपने 6 वर्ष 2020 में पूरा करता है, 2012 वाला 2018 में पूरा करता है, 2010 वाला 2016 में पूरा करता है। तो इसके मायने ये कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और दूसरे मायने ये कि 1/3 रिटायर होते हैं तो 2/3 बने रहते हैं। दूसरे साल 1/3 रिटायर हुए तो 2/3 बने हुए। दूसरे साल जो 1/3 रिटायर हुए तो 2010 के 1/3 लोग बचे हैं। चौथे साल जो रिटायर हुए तो चौथे साल में 2010 और 2012 के लोग बने हुए हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों में सततता है। सभी के सभी सदस्य एक साथ नहीं चुने जाते, रोटेशन में रिटायर होते जाते हैं, पुराने हटते जाते हैं, नए आते जाते हैं। जैसे जैसे 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा, हर 2 साल के रोटेशन में वैसे वैसे 1/3 हटते जाएंगे, या जैसे जैसे जो लोग 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे हटते जाएंगे और उनके बदले नए आते जाएंगे। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल पूरा हो गया अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए आते हैं। तो अब आपको यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि इनका चुनाव कैसे होता है। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 1/3 रिटायर होते हैं हर 2 वर्ष में, और इसलिए पूरी तरह से ये सभा जो है एक साथ समाप्त नहीं होती। और चूंकि पूरी सभा एक साथ समाप्त नहीं होती, हमेशा ये रहती है, इसलिए भले ही उसमें कुछ नए सदस्य जुड़े, कुछ पुराने रिटायर हुए, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। इसके लिए उसे स्थायी सदन कहते हैं। ये बात दूसरी है कि जो 1/3 रिटायर होते हैं, ये राज्यों से अलग अलग रिटायर होते हैं। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ की यदि बात करें, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की जो 1/3 सीटें 2 वर्ष बाद रिटायर हो रही हैं, उसमें से छत्तीसगढ़ की 5 में से 2 सीटें पहले 1/3 में हैं, बची 3 में से फिर 2 सीटें दूसरे 1/3 में रिटायर हो रही हैं, और फिर एक जो सीट बची वो तीसरे 1/3 में रिटायर हो रही। अर्थात छत्तीसगढ़ के 5 प्रतिनिधि राज्यसभा में एक साथ रिटायर नहीं होते। राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में रिटायर होते हैं। सभी लोग एक ही राज्य के या 2 या 3 राज्यों के नहीं रहते। एक राज्य की सारी सीट रिटायर होगी ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में अभी अभी 2 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ 1 माह पूर्व। यदि आप नियम से अखबार पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई छत्तीसगढ़ से, और दोनों सीटों पे कांग्रेस के सदस्य आए। श्रीमती रंजन और श्री राजीव शुक्ला दोनों ही सदस्य कांग्रेस से आए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की बहुलता है, कांग्रेस के सदस्यों के वोट ज़्यादा हैं, और इसलिए जो प्रणाली है उस प्रणाली में दोनों ही सीटें उस दल को जाएंगी जिस दल का राज्य में बहुमत है। तो चूंकि राज्य में कांग्रेस दल का बहुमत है, इसलिए दोनों ही सीटें, इस 1/3 की दोनों सीटें कांग्रेस को गई।
यही स्थिति अन्य राज्यों की होती है। मैं जो बात स्पष्ट करना चाह रहा हूँ वो यह कि राज्यसभा की हर 2 वर्ष बाद रिक्त होने वाली 1/3 सीटों में कुछ सीटें कुछ राज्यों की, कुछ सीटें कुछ राज्यों की, ऐसा पूरे देश की सीटों उसमें रहती हैं, शामिल रहती हैं। और ऐसा कतई नहीं होता कि एक राज्य की सभी सीटें पहले 1/3 में खाली हो जाएं, रिक्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो ये हुआ कार्यकाल के बारे में। और इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल में अंतर भी है, 5 वर्ष और 6 वर्ष। अस्थायी सदन और स्थायी सदन, अपर हाउस और लोअर हाउस और अपर हाउस, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, 25 वर्ष, 30 वर्ष, जनता के प्रतिनिधि, राज्य के प्रतिनिधि। ये तो अंतर हो गया इन दोनों के बीच में। अगली बात अधिवेशन संबंधित, उनकी बैठकों के संबंध में वही नियम लागू है जो लोकसभा के लिए। जब भी लोकसभा का सत्र होता है तो राज्यसभा का सत्र होता है, या वाइस वर्सा। वर्ष में 3 सत्र, न्यूनतम 2 सत्र होना आवश्यक है, और 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। अर्थात 6 माह के अंदर दूसरा सत्र बुलाना आवश्यक है, दूसरा अधिवेशन बुलाना आवश्यक है। अब अगली बिंदु, कोरम। कोरम यानी हिंदी में गणपूर्ति। जैसे लोकसभा में 1/10 उपस्थित सदस्यों की संख्या का 1/10 कोरम कहलाता है, या कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 कोरम कहलाता है। ऐसी राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। और कोरम क्यों होता है, फिर से मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसी न्यूनतम संख्या जो किसी कार्रवाई को चलाने के लिए कम से कम न्यूनतम तो पर्याप्त हो। इससे भी कम होंगे तो फिर बेहतर है कि कार्रवाई आगे ना हो, निर्णय ना हो, नीतियों पर बहस ना हो, आदि आदि। इसलिए कोरम का प्रावधान है। एक कक्षा में आप कक्षा के दृश्य को लीजिए। आपकी कक्षा के शिक्षक ने तय किया है कि कल किसी बात पर कक्षा में विचार विमर्श होगा, तो कल सब आप लोग आ जाएं, और ये बिंदु हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बिंदु भी बता दिए। अगले दिन किसी कारणों से 40 बच्चों की कक्षा में मात्र 6 लोग आए। क्या इन 6 लोगों के आधार पर नीतियों का निर्णय लेना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा, या ऐसी मीटिंग को स्थगित कर दिया जाए किसी अगली तारीख पर जब ज़्यादा लोग उपस्थित हों? बेहतर है स्थगित हो। तो क्या कहा जाएगा, यह मीटिंग स्थगित कर दी गई कोरम के कारण। कोरम की उपस्थिति नहीं थी, न्यूनतम नंबर नहीं था। एक 40 में न्यूनतम नंबर किसको माना जाएगा? 10-12 तो होने चाहिए, जिसमें एक सार्थक विचार विवाद हो। यही स्थिति राज्यसभा लोकसभा में होती है, और इसलिए कोरम का प्रावधान है। अब हम पदाधिकारियों पर आते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो पूर्व में ही आपको बता दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति जिसे चेयरमैन कहते हैं, वह वो व्यक्ति होता है जो उपराष्ट्रपति होता है देश का। अर्थात देश का जो भी उपराष्ट्रपति होगा वह अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन माना जाएगा। दूसरे शब्दों में वह पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति, किसी एक पद के कारण वह यहाँ का सभापति बना है। और दूसरा जो पद होता है वह है उपसभापति, जिसे कहते हैं डिप्टी चेयरमैन। उपराष्ट्रपति और चेयरमैन कहलाएंगे, और एक डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। आखिर उपराष्ट्रपति को पदेन चेयरमैन क्यों बनाया गया? सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए रहते हैं।
5 वर्ष के कार्यकाल में उनके अनुपस्थित होने की गुंजाइश कितनी रहती है? देश से बाहर रहने की विदेश यात्रा, 4-5 विदेश यात्राएं और कुछ छुट्टियां, कभी दुर्भाग्य से कुछ बीमार हुए तो उसके कारण, तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 5 वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा अनुपस्थिति की गुंजाइश बहुत कम रहती है। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति देश में है, उपस्थित है, उपलब्ध है, तो सारे कार्य राष्ट्रपति करेंगे जो उनके कार्य शक्ति में आते हैं, कार्य क्षेत्र में आते हैं। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति जब बाहर जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तभी उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर तदर्थ तरीके से कार्य करते हैं, और ऐसे दिनों की संख्या बहुत कम है जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कार्य करने पड़े। तो बाकी दिन उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? तो इसीलिए उनको व्यस्त रखने के लिए उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति का पद दिया गया, ताकि वे राज्यसभा के मीटिंगों का, अधिवेशन का संचालन करके अपने को व्यस्त रखें। जैसा मैंने बताया, उपसभापति जो है वो राज्यसभा के बीच से ही निर्वाचित किया जाता है, और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या सभापति की अनुपस्थिति में वह ये पद संभालता है, काम करता है। राज्यसभा में सभापति के अधिकार और कर्तव्य वही हैं जो लोकसभा में अध्यक्ष के हैं, इसलिए यहाँ इनके अधिकारों और कर्तव्यों का फिर से जिक्र करना बेमानी होगा। आप लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्षेत्रों का अध्ययन कर लें तो आप राज्यसभा के सभापति के कार्य और शक्तियों को समझ सकते हैं। हाँ, सभापति को उसके पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमति जरूरी है। इस बात को समझ लें, सभापति को यदि पद से हटाना है तो लोकसभा की अनुमति जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक स्पष्ट प्रावधान है। लेकिन यदि उपसभापति को हटाना है, जो कि राज्यसभा का ही एक सदस्य होता है, तो राज्यसभा के सदस्य स्वयं बहुमत से पास करके, पारित करके उसे हटा सकते हैं। सभापति के लिए लोकसभा की सहमति जरूरी है, लेकिन उपसभापति को हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्यों का बहुमत ही पर्याप्त है। ये अंतर अब हम समझ गए, और इस प्रकार राज्यसभा के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। अब हम राज्यसभा के उस महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं जिसे कहते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं। बेहतर होगा हम राज्यसभा की शक्तियों का अध्ययन करते हुए लोकसभा के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लें, क्योंकि राज्यसभा की शक्तियां भी संसद की ही शक्तियां हैं, जिसका राज्यसभा एक अंग है। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनकी शक्तियों का अध्ययन करते हुए हम तुलना कर लें दोनों में तो बेहतर समझ आएगी। और इसलिए हम अब मूल रूप से पढ़ने जा रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन दोनों का। पहला, विधायी शक्तियां, अर्थात कानून बनाने संबंधी शक्तियों के बारे में बात करें। कानून बनाने संबंधी विधेयक के बारे में मैंने लोकसभा के वित्त अधिकारों के बारे में बताया था। वित्त विधेयक, धन संबंधी विधेयक, उसको छोड़कर साधारण विधेयक यदि हों तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां हों। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पहली बार प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, और तो इस प्रकार दोनों सदन समान हैं साधारण विधेयक के मामले में। उसके बाद दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है कानून बनने के लिए। इस प्रकार इस मामले में भी दोनों सदन में समान शक्ति है। दोनों में पारित होना जरूरी है साधारण विधेयक को,
और पारित होने की स्थिति में ही वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। यहां पर एक बात याद रखनी, कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राज्यसभा और लोकसभा के विचारों में किसी विधेयक को लेकर अंतर रहा, मतभेद रहा, मतैक्य नहीं रहा। ऐसी स्थिति में राज्यसभा जो है वो लोकसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को, मैं साधारण विधेयक की चर्चा कर रहा हूं, अर्थात वित्त विधेयक की नहीं, साधारण विधेयक को राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक अपने पास रोक सकता है, अर्थात उस पर कोई निर्णय नहीं लेगा। निर्णय न लेने का अर्थ ही है कि वह लोकसभा के मत से सहमत नहीं है, उस विधेयक के कुछ बिंदुओं पर सहमत नहीं है जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है, परंतु 6 माह से ज़्यादा वो नहीं रोक सकता। यदि 6 माह रोक दिया तो इसका मतलब ये नहीं अब यह विधेयक समाप्त हो गया, डेड हो गया, नहीं, इसका मतलब ये है कि लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद 6 माह तक अधिकतम उस पर राज्यसभा विलंब कर सकता है, अन्यथा वह पारित मान लिया जाएगा। अधिकतर ऐसा हुआ है कि राज्यसभा को नीचा न दिखाए जाने से बचने के लिए, नीचा न लगे, राष्ट्रपति दोनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला लेता है ऐसी स्थिति में, और संयुक्त अधिवेशन में विचार विमर्श के बाद मतदान होता है और बहुमत का जो विचार है वह लागू रहता है। और सामान्यतः बहुमत का विचार लोकसभा का ही विचार रहता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत के आधार पर साधारण विधेयकों पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। मतभेद की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा 6 माह के लिए ऐसे विधेयक को रोक सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये ऐसा विधेयक जिस पर मतभेद हो, 6 माह रोकने के बाद भी उस विधेयक को समाप्त नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे लोकसभा ने पारित किया है। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी बहुत ताकत है। दूसरा मामला जिसमें हम दोनों की तुलना कर सकते हैं वह है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कानूनी शक्तियों के बारे में स्पष्ट हो गई स्थिति। हाँ, वित्त विधेयक के बारे में एक बात और कहूँ। साधारण विधेयक के बारे में मैंने आपको बताया, वित्त विधेयक का जो मामला है वो कुछ अलग है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही जाएगा, उसमें राज्यसभा की शक्ति काफी कम है। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही जाएगा। यद्यपि इस मामले में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है, लोकसभा से स्वीकृति होने के बाद भी वित्त विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के अंदर अपने सुझाव सहित ऐसे विधेयक को भेज सकता है। मायने स्पष्ट हैं। संविधान में बड़ा स्पष्ट है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में वित्तीय मामलों में बहुत निर्बल है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रावधान रखा गया है कि राज्यसभा की लोकसभा द्वारा कोई भी पारित मनी बिल, कोई भी पारित वित्त विधेयक राज्यसभा जरूर भेजा जाए। और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा वह 14 दिन तक वित्त विधेयक को अपने पास रख सकता है, उस पर अपने सुझाव दे सकता है और 14 दिन के अंदर इस बिल को लोकसभा को अपने सुझावों के साथ वापस पहुंचा सकता है। परंतु ये सुझाव स्वीकृत करना, स्वीकृत ना करना,
ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। यहाँ स्पष्ट है कि लोकसभा बहुत शक्तिशाली है, पर यह भी स्पष्ट है कि राज्यसभा को वित्त मामले में बिल्कुल दरकिनार नहीं कर दिया गया है। पुनर्विचार के प्रावधान के तहत लोकसभा के द्वारा पारित कोई भी बिल, चाहे वो साधारण हो चाहे वो वित्त बिल हो, वो राज्यसभा के पास जरूर जाएगा। साधारण को राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक रख सकता है, लेकिन मनी मैटर से संबंधित बिल को अपने पास वो 14 दिन रख सकता है, उसमें सुझाव भेज सकता है, और ये सुझाव लोकसभा स्वीकार करे या ना करे ये उस पर निर्भर है, लोकसभा पर। तो वित्तीय शक्तियाँ स्पष्ट करती हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच की ताकत को। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका अर्थात जो लागू करती हैं, कानूनों को लागू करती हैं, नीतियों को लागू करती हैं। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सर्वोच्च है, सर्वोच्च सत्ता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी? सदन के प्रति। लेकिन सदन में किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि लोकसभा जनता की सभा है। दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद जनता के प्रति उत्तरदायी, और उस हद तक लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और इस प्रकार कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में स्पष्ट है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में बहुत कमज़ोर है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, और दूसरे हथकंडे अपना सकते हैं मंत्रिपरिषद पर चाबी भरने के लिए, मंत्रिपरिषद पर लगाम लगाने के लिए। लेकिन मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल लोकसभा को है, अर्थात मंत्रिपरिषद को पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। राज्यसभा काम रोको प्रस्ताव करे, राज्यसभा स्थगन प्रस्ताव ले आए, राज्यसभा प्रश्नोत्तरी के दौरान वाद विवाद करे, वॉकआउट करे और सब कर ले, लेकिन उसे पद से नहीं हटा सकती। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त या करना या पद से हटाने का काम केवल लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। अविश्वास प्रस्ताव पास करने का अधिकार केवल लोकसभा को है, राज्यसभा को नहीं।